नमस्कार। आज हम रीतिकाल के एक और बड़े कवि की बात कर रहे हैं, महाकवि भूषण। भूषण रीतिकाल के उन प्रमुख कवियों में आते हैं जिन्होंने अलंकार, लक्षण, रस इन सभी का ध्यान रखते हुए अपने काव्यों का सृजन किया। अन्य कवियों की तरह महाकवि भूषण भी राज्याश्रय में रहे और जिन जिन राज्याश्रयों में रहे उनका प्रभाव उनके जीवन पर पड़ा। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी रीतिकाल के विपरीत धारा में महाकवि भूषण ने अपने काव्य का सृजन किया। मैं विपरीत धारा आपको इसलिए कह रहा हूं कि रीतिकाल की मुख्य धारा थी श्रृंगार पर रचनाएं होती थी, लेकिन एकमात्र कवि भूषण हैं जिन्होंने श्रृंगार के उस दौर में वीर रस प्रधान कविता लिखी, इसलिए इन्हें वीर रस का कवि भी कहा जाता है। ओज गुण से ओतप्रोत कविताएं, वीर रौद्र रस से भरी हुई इनकी कविताएं, और कारण भी स्वाभाविक था क्योंकि भूषण जो हैं वे शिवाजी महाराज के आश्रय में रहे और शिवाजी के अतिरिक्त छत्रसाल महाराज के ये आश्रय में रहे। तो दोनों वीरों के आश्रय में रहते हुए उनके सानिध्य में जो काव्य रचना हुई वो वीर रस प्रधान ही होनी थी। भूषण का जन्म संवत 1670 के आसपास माना जाता है और इनकी मृत्यु लगभग 1772 संवत 1772 में मानी जाती है। एक लंबा समय इनके जीवन का था, इसलिए इनके जीवन के अनुभव भी बहुत गहरे थे। इनके पिता का नाम पंडित रत्नाकर त्रिपाठी था और इनके दो बड़े भाई थे जो भी प्रकांड पंडित और विद्वान थे, बहुत रीतिकाल के प्रमुख कवि माने जाते हैं, जिनमें चिंतामणि और मतीराम, जो रीतिकाल के बहुत श्रेष्ठ कवियों में जिनकी गिनती होती है, वो इनके सगे बड़े भाई थे। लेकिन भूषण पारिवारिक पृष्ठभूमि को भी पीछे छोड़कर एक अलग धारा इन्होंने अपनी बनाई। जैसे मैंने आपको कहा कि वीर रस प्रधान रचनाएं इन्होंने अधिकतर रची। इनका जो नाम है भूषण, ये नाम नहीं है, एक्चुअली इनका नाम अज्ञात है, इनका नाम पता नहीं है, इनके नाम का कहीं उल्लेख भी नहीं है। इनके नाम ये एक उपाधि है जो चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने इनके काव्य पर प्रसन्न होकर इनको भूषण की उपाधि दी थी और ये भूषण की उपाधि इनका नाम बन गई और इनका मूल नाम जो था वो लोग भूल गए, जो साहित्य में भी कहीं प्राप्त नहीं होता और केवल भूषण के नाम से इनको जाना जाता है। तो महाकवि भूषण जो हैं ये बहुत सारे राजाओं के आश्रय में रहे, लेकिन प्रमुख रूप से छत्रपति शिवाजी के आश्रय में रहे और छत्रसाल महाराज के आश्रय में रहे। इन दोनों के आश्रय में रहते हुए इन्होंने काव्य रचना की। महाराज छत्रसाल जो है इनका बहुत सम्मान करते थे और कहा जाता है कि एक बार छत्रसाल ने इनकी पालकी को कंधा भी दिया था इनके सम्मान में। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि उस समय में जब राजाओं का काल था, जब राजतंत्र प्रमुख रूप से था और उस राजतंत्र में एक राजा का एक सामान्य कवि जिसकी सामान्यता को कंधा देकर राजा छत्रसाल ने महान बना दिया, अलग बना दिया। तो राजा छत्रसाल से सम्मान और पद प्राप्त करने वाले भूषण कवि अपनी काव्यगत विशेषताओं के रूप में भी जाने जाते हैं। भूषण के विशेष रूप से 4 जो ग्रंथ हैं वो विशेष माने जाते हैं, जिनमें शिवराज भूषण जो एक तरह से रीतिकाल का प्रमुख ग्रंथ माना जाता है, जो रीतिकाल के लक्षण ग्रंथों में शुमार किया जाता है, जिसमें अलंकारों का बहुत अच्छा संयोजन अलंकार ग्रंथ के रूप में किया गया है। इसके अलावा शिवाज बावनी, छत्रसाल दशक और एक अज्ञात इनका जो ग्रंथ है वो, इस तरह से 4 इनके ग्रंथ माने जाते हैं राष्ट्रीयता से भरे हुए और प्रोत ग्रंथ। अब उस समय में राष्ट्रीयता या हम राष्ट्र कवि भूषण को कहें तो उसके पीछे एक कारण होना चाहिए कि आखिर राष्ट्रीयता के मापदंड उस समय क्या थे। उस समय जो राष्ट्रीयता के मापदंड थे
वो थे किसी एक समुदाय के नहीं, अपितु पूरी जाति के समस्त समुदायों का हित, सामाजिक और राजनीतिक रूप से हित चाहा गया हो, हित की कामना की गई हो, हित के लिए प्रयास किया गया हो, वह राष्ट्रीय भावना होती थी। तो जो भूषण थे, शिवाजी के आश्रम में रहे, छत्रसाल के आश्रम में रहे, कट्टर हिंदूवादी परंपरा में ये पोषित हुए और हिंदुत्व को लेकर, हिंदुत्व के समस्त जाति संप्रदायों को के सामाजिक और राजनीतिक उत्थान के बारे में इन्होंने अपनी काव्य रचना की, उत्थान के बारे में अपने विचार रखे, उत्थान की हमेशा इन्होंने कोशिश की, इसलिए राष्ट्र कवि के रूप में इन्हें अभिहित किया गया। तो ये जो हैं वीर रस के कवि थे। वीर रस के साथ साथ रौद्र रस भी इनके काव्य में देखने को मिलता है। ओज गुण से भरी हुई इनकी कविता थी, ओज गुण से, क्योंकि वीर रस के साथ तो ओज गुण ही सही बैठता है। ओज गुण में कविता अगर की जाएगी तो निश्चित रूप से उसमें वीर रस की प्रधानता होगी। इसके अतिरिक्त सहज अलंकार, यानी अलंकार जो इनके काव्य में आए उस सहज रूप में आए, लेकिन कई जगह कृत्रिम रूप से भी अलंकारों को देखा जा सकता है। ये भी एक भूषण के काव्य की विशेषता रही है। इसके अतिरिक्त ब्रज भाषा में इन्होंने कविता लिखी, लेकिन जहां औरंगजेब की कट्टरता, औरंगजेब की कूटनीति, औरंगजेब की चालाकी, औरंगजेब का षड्यंत्र का इन्होंने शिवा बावनी में और शिवराज भूषण में प्रयोग किया है, वहां इन्होंने अरबी फारसी के शब्दों का भी इस्तेमाल किया है। इससे यह भी सिद्ध होता है कि चूंकि ये उस दौर में रहे, ये औरंगजेब के टाइम के कवि हैं, औरंगजेब से पहले भी थे, औरंगजेब के बाद में भी थे, तो उस समय का जो सामाजिक प्रभाव है, उस समय का भाषा का प्रभाव है, वो सहज रूप में आना स्वाभाविक है। तो इनके काव्य में ब्रजभाषा के साथ साथ अरबी फारसी के शब्द भी देखने को मिलते हैं। ब्रजभाषा तो मूल भाषा इनकी है ही, लेकिन उसमें अरबी फारसी के शब्द भी दिखाई देते हैं, मिलते हैं। भाषा ब्रज रही। राष्ट्रीयता का भाव, जैसे मैंने आपको कहा कि शिवाजी के संपर्क में रहने से राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत थे, जो उनके साहित्य में बड़े अच्छे से दिखाई देते हैं। और एक कहा जाता है कि भूषण का जो साहित्य है वो सही माने में वीर रस का साहित्य है। लिखा रीति काल में गया, लेकिन वीरता का सही चित्रण भूषण ने अपने काव्य में किया है। तो हम जब भूषण को पढ़ेंगे, हम जब भूषण की आलोचना करेंगे, जब हम उसके व्याख्या खंड पर बात करेंगे, तब हम इसी पृष्ठभूमि में भूषण को आगे देखेंगे और भूषण के काव्यगत विशेषताओं पर प्रकाश डालेंगे। नमस्कार।